हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके सेंटर परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये 50% ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबक विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उसमें, या फिर चुंबकीय, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है ना उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फैराडे ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर एम्पियर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज जो है ना फैराडे ने की। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या फिर प्रेरित विद्युत धारा पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना उसका जो थ्योरी बेस्ड होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड रहता है, यानी कि आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जनित्र, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर एमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मोटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यानी कि साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके सेंटर परीक्षा के लिए सभी प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये सेंटर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उस समय में जो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया विदिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोनों प्रकार की धारा प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए में आपका दिया निर्वात रहता है, या फिर वायु भरी रहती है, या फिर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो है ना निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक और परीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए में आपका धारा के समानुपाती, या फिर धारा के वर्ग के समानुपाती, या फिर धारा के वैध कर्मानुपाती, या फिर धारा के वर्ग के वैध कर्मानुपाती। तो दोस्तों दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े गए किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि विद्युत चुंबक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, या फिर मात्र अचालक कुंडली है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चुंबक कुंडली है, या फिर मात्र चालक कुंडली है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, विद्युत चुंबक जो होता है ना, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक क्वाइल होता है, यानी कि कुंडली होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया DDT, या फिर कागज, या फिर वाहित माल। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैव अनिम्नकरणीय कचरा या पदार्थ वो होता है जो मिट्टी में क्या होता है अपघटित नहीं होता है, जैसे कि आपका DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या होता है कि जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, यानी कि कचरा होता है। इनके अलावा कागज हो गया और ये वाहित मल हो गया, जो है ना मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्ट्रेटोस्फीयर में, या फिर एक्सोस्फीयर में, या फिर आयनोस्फीयर में। और ऑप्शन डी में आपका दिया ट्रोपोस्फीयर में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, ओजोन परत जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया हरे पौधे को, या फिर नील हरी शैवाल को, या फिर जंगली जानवर को, या फिर फूल और पत्ते को। तो दोस्तों आप लोग बता देते उपभोक्ता के श्रेणी में जो है ना हम लोग जंगली जानवर को रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूखे घास पत्ते, या फिर पॉलिथीन गैस, या फिर रबर। और ऑप्शन डी में आपका दिया प्लास्टिक की बोतलें। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों अपघटित होने वाला पदार्थ जो होगा ना सूखे घास पत्ते होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्पादक, या फिर अपघटक, या फिर उपभोक्ता। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आहार श्रृंखला। तो दोस्तों हरे पौधे जितना भी होते हैं ना सभी क्या कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है आपका स्पेशली सेंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और सही प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ऑप्शन सी में आपका दिया पलाट के द्वारा, या फिर विचार्ट के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो न्यूक्लियस शब्द है ना ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया रॉबर्टसन के द्वारा, या फिर ब्राउन के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो फेमस पुस्तक है ना द माइक्रोग्राफिया, ये जो है ना रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अधिविर्सन में, या फिर शुक्रवाहिका में, या फिर विर्सन में, या फिर शुक्राशय में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो मोचन होता है ना शुक्रवाहिका में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव जन, यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 12 साल की उम्र में, या फिर 18 साल की उम्र में, या फिर 24 साल की उम्र में, या फिर 30 साल की उम्र में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मानव जनन अंग जो है ना 18 साल की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण जो है ना कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में आपका विरसन में, या फिर गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना विरसन में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है ना किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको पुरुष में, या फिर स्त्री में, या फिर स्त्री और पुरुष दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ना स्त्री में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया कायिक प्रवर्धन, या फिर बीजाणु समासंग, या फिर मुकुलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विखंडन। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है ना मुकुलन के द्वारा वो अपना प्रजनन का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कुपुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया बाह्य दल, या फिर पंखुड़ी, या फिर पुंकेसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया स्त्री केसर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो पुंकेसर होता है ना ये परागकण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Cu, या फिर Hg, या फिर Ag, या फिर Au। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होगा ना Hg, यानी कि पारा हो जाएगा। ये जो है ना पारा क्या होता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक प्रकार के क्या होता है धातु होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में आपको फेरम, या फिर कार्बन, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर ओरम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अधातु होगा ना कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये 50 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेंगे ना तो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा कि कार्बन है, कार्बन क्या एक प्रकार का धातु है, या फिर अधातु, या फिर उपधातु है। और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन एक प्रकार का क्या होता है अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि सिलिका क्या है। ऑप्शन ए में आपका धातु है, या फिर अधातु है, या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिका जो है ना यह एक प्रकार का उपधातु होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से करा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है ना इसे कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको 22 कैरेट से, या फिर 24 कैरेट से, या फिर 20 कैरेट से, या फिर 12 कैरेट से। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना इससे आभूषण नहीं बनाया जाता, और जो आभूषण नहीं बनाया जाता वो सोना कितना कैरेट का होता है। तो दोस्तों 24 कैरेट का होता है। और दोस्तों जिससे आभूषण बनाया जाता है ना तो आपका 22 कैरेट का सोना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पे अधातु पूछा गया है, तो कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है कमरे का टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका ब्रोमीन, या फिर स्टील, या फिर तांबा, या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के ताप पर क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों सोडियम एक प्रकार का धातु होता है जो यहाँ पे सोडियम नहीं लेंगे, क्या लेंगे पारा लेंगे, ठीक है। पारा एक प्रकार का क्या होता है धातु होता है जो कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन से ये कराया कि देखिएगा ध्यानपूर्वक
कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको सोल्डर, या फिर पारा, या फिर गन मेटल, या फिर उपधातु। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो है ना सोल्डर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको 26 जोड़े, या फिर 14 जोड़े, या फिर 23 जोड़े, या फिर 18 जोड़े। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो दोस्तों 46 होता है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े आपको लगा देना है। अगर आपको ये पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है, यानी कि 46 होता है। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 26, या फिर 14, या फिर 23, या फिर 18। तो दोस्तों आप लोगों का प्रश्न जो है ना उड़ा फुड़ा के पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। तो कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो दोस्तों कितना जोड़ा होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ऑप्शन ए में आपको समजात अंग, या फिर अवशेषी अंग, या फिर समवर्ती अंग, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं ना ये आपका समवर्ती अंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समजात अंग क्या क्या होता है, हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपात क्या होता है, ये समजात अंग होता है। ठीक है, हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपात क्या होता है, समजात अंग होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है नहीं है, यानी कि कौन ऐसा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका है गोनोरिया, या फिर सिफिलिस, या फिर मस्सा, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो मस्सा होता है ना ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। और दोस्तों जीवाणु जनित रोग क्या क्या हो गया, टिटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, हाइजा हो गया, इनके अलावा क्या हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब जो होते हैं ना जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन है उभयलिंगी जंतु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बिल्ली, या फिर बकरी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं उभयलिंगी जंतु जो होगा ना केचुआ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ऑप्शन ए में आपको मटर के पौधे को, या फिर चना को, या फिर सेम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना मटर के पौधे को चुना, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मेंडल को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराएगी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको डार्विन ने, या फिर अरस्तू ने, या फिर हेल्डन ने, या फिर मेल्डन ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे थे ना डार्विन ने लिखे थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसी जीव की जीनित संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका लक्षण प्रारूप, या फिर फेनोटाइप, या फिर जीन प्रारूप, या फिर जीनोटाइप, या फिर अनुवांशिकी, या फिर विभिन्नता। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी जीव की जीनित संरचना क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु। ऑप्शन ए में आपको 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सबसे पहले जो ओजोन का अणुसूत्र होता है ना O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अणुसूत्र कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको कवक, या फिर बाघ, या फिर बकरी, या फिर हरे पौधे। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ये कवक जो होते हैं ना अपघटक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से एक रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षण करना है। क्या संरक्षण करना है? ऑप्शन ए में आपका दे मिट्टी को, या फिर वृक्षों को, या फिर जल को, और ऑप्शन डी में आपका दे बिजली को। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, किसको संरक्षण करना है, किसको मेंटेनेंस करना है? तो दोस्तों वृक्षों को जो है ना संरक्षण करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र? ऑप्शन ए में आपको तालाब, या फिर फसल, या फिर झील, और ऑप्शन डी में आपका जंगल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होगा ना, क्या हो जाएगा? जंगल या वन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या 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 कराए कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर ऑक्सीजन गैस, या फिर नाइट्रोजन गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, ये क्या होता है कि वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त विकिरण से, या फिर तापीय विकिरण से, या फिर पराबैंगनी विकिरण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो पराबैंगनी विकिरण होता है ना, ये आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेस होता है ना, यही सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ओजोन परत को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ओजोन परत में पराबैंगनी विकिरण होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए में आपका टिश्यू पेपर, या फिर केले का छिलका, या फिर थर्माकोल, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो थर्माकोल होता है ना, ये अजैव निम्नकरणीय कचरा। इनके अलावा टिश्यू पेपर, केले का छिलका, ये दोनों क्या होता है कि ये आपका अजैव निम्नकरणीय कचरा होता है, क्योंकि इसका अपघटन होना निश्चित है। लेकिन थर्माकोल का क्या होगा? अपघटन नहीं होगा, मिट्टी के साथ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के सेंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी जो है ना, ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है? ऑप्शन ए में आपको गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फिर योनि में, या फिर फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि मानव मादा में जो अंडाणु निषेचन होता है ना, फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपको उद्दीपक को, या फिर पाचक रस को, या फिर हार्मोन को, या फिर आवेग को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो आवेग होता है, ये जो हार्मोन होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शरीर का संतुलन बनाए रखती है, यानी कि कौन जो है ना शरीर का संतुलन बनाए रखती है? ऑप्शन ए में आपको सेरिबेलम, या फिर क्रेनियम, या फिर मस्तिष्क सिस्टम, या फिर सेरिबेलम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो सेरिबेलम होते हैं ना, इस शरीर का संतुलन को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं किशोर अवस्था में जो होने वाला शारीरिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और इनके साथ साथ एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इथिलीन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर ऑक्सिन, या फिर ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो पादप हार्मोन जो है ना ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? इथिलीन पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन पाए जाते हैं, ऑक्सिन पाए जाते हैं, और इनके साथ साथ एब्सिसिक एसिड भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना साइंस के टॉप 50
ऑब्जर्व क्वेश्चन सेंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका CU या फिर AG या फिर एल्यूमिनियम या फिर फेरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए और साथ में बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और आपका सेंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले सही प्रश्न को जो है ना हमारे वेबसाइट मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।